Students, in today's video, we are going to discuss about the system of unit. In this video, we will discuss about the unit, its type, measurement, and need of measurement. Need of measurement. So first of all, we need to understand why we need of measurement. हमें measurement की ज़रूरत क्यों पड़ी? Our first question is why we need of measurement. Why we need of measurement? इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल से हम ऐसे समझते हैं. सपोज करो ये कोई पॉइंट है, इसको मैंने बोल दिया ये हिसार का पॉइंट है और हिसार से आप इधर मूव करके और चले गए शिमला. हिसार से शिमला गए आप. अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं. पहला क्वेश्चन ये है कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया. फर्स्ट क्वेश्चन ये है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने टाइम कितना लिया. तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी स्पीड कितनी थी. ठीक है. एक इसका एग्जांपल और भी लेते हैं कि मान लीजिए आप मार्केट में गए. मार्केट में जाके आपने शॉपकीपर से बोला कि हमें राइस चाहिए. क्या चाहिए आपको? राइस. फिर वही क्वेश्चन अराइज होता है, राइस चाहिए तो कितना चाहिए आपको? हाउ मच. हाउ मच. देन टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन, how much, to answer all this question we need for the measurement. We need measurement to answer all these question. So now here first of all we define measurement. What is measurement? What is measurement? What is measurement? It is, चलो डेफिनेशन लिखने से पहले आपको एक एग्जांपल समझते हैं. सोचो, अब इसी का एग्जांपल देते हैं. आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने राइस मांगा दुकानदार से जाके. जवाब गला हाउ मच. आपको पता चल गया हाउ मच. आपने कहा कि 1 kg. ठीक है, आपको मेजरमेंट का पता है, आपने बोला 1 kg. तो 1 kg राइस देने के लिए क्या करता है वो? उसके पास जो फिजिकल बैलेंस होता है उसमें वन साइड में उसके पास ऑलरेडी एक मेजर्ड मास होता है 1 kg का, उसको रखता है. दूसरे पैन में वो राइस रखता है ऐसे और फिर दोनों को क्या करता है? बैलेंस करता है. जब दोनों बैलेंस आ जाएंगे तो आपका इधर ये जो राइस है उसका मास भी कितना हो जाएगा? उसका मास भी 1 kg हो जाएगा, है ना. तो ऐसे करके आपने क्या किया, यहाँ से राइस का मेजरमेंट कर लिया. तो यहाँ से मैं समझ में आता है कि देखो जब आपने राइस लिया 1 kg राइस, तो 1 kg राइस लेने के लिए आपने क्या किया? इसके इक्विवेलेंट लिया ना, इसके बराबर लिया ना आपने. उसी प्रकार जब आप मान लीजिए कपड़ा लेते हो, 1 मीटर कपड़ा लेते हो आप. जब आप 1 मीटर कपड़ा लेते हो तो 1 मीटर कपड़ा लेते हो तो क्या करते हैं? शॉपकीपर के पास पहले से एक स्केल होता है, 1 मीटर का स्केल होता है. उस स्केल के साथ वो क्या करता है? कपड़ा मेजर करके देता है. इसका मतलब हुआ कि इस मेजरमेंट में ओनली कंपेरिजन होता है बिटवीन द टू क्वांटिटी. तो व्हाट इज द मेजरमेंट? इट इज प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन between two quantities. Out of these two quantity, one quantity is known, and with respect to the known, unknown quantity is compared. This is the measurement. Now here one more question arise. What do you mean by the term quantity? What is the quantity? Quantity क्या होता है? हम इसको physical quantity बोल देंगे यहाँ पे. Physical क्वांटिटी. क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट इज द क्वांटिटी? इसका आंसर ये है एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड. कुछ भी है जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, उसके अंदर 2 फैक्टर होते हैं. ए फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द 2 पार्ट. लेट्स आई एम रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल क्वांटिटी बाय द Q. देन ए फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द 2 पार्ट N and U. Here what is N? What is Q? Q is the physical quantity. Q is physical quantity. N is magnitude. N is magnitude. And what is the U?
U is the unit. So in a physical quantity we have magnitude and a unit. Let's understand it by an example. Speed is 5 meter per second. Here speed is the physical quantity. What is the physical quantity? Speed. It is a quantity. And what is 5? 5 is magnitude. And what is meter per second? It is unit. So in a physical quantity we have two parts. One is the magnitude and the other is the unit. So here we saw that a physical quantity has the two parts. One is the magnitude and other is the unit. Now here the one more question arises, and that is, what is unit? What is unit? Unit क्या होता है? Then unit is basically a standard of reference. What is the unit? It is a standard of reference chosen to measure any physical quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बना, और उस स्टैंडर्ड को हमने क्या बोला? यूनिट बोला। ठीक है। अब यूनिट जो होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं यूनिट की? फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिफाइन कर लिया, फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको आप मेजर कर सको। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट? आप जो भी यूनिट लेंगे उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? तो उसकी कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट शुड बी वेल डिफाइंड। यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है कि आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सको। नंबर 2, नाइदर टू लार्ज nor too small in comparison of physical quantity। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी आप यूनिट ले रहे हो, उस क्वांटिटी के कंपैरिजन में आपका यूनिट बहुत लार्ज भी नहीं होना चाहिए तो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है, इट शुड बी of suitable size। It should be of suitable size। suitable size यानी यहीं से पता चल गया कि न ज़्यादा लार्ज हो और न ज़्यादा स्मॉल हो। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, it should be invariant। What do you mean by the term invariant? invariant का मतलब ये होता है ये चेंज नहीं होगा। किसके साथ चेंज नहीं होगा? विद पासेज ऑफ टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, ETC। आप टेम्परेचर बदलो, टाइम बदलो, प्रेशर बदलो, मास बदलो, वॉल्यूम बदलो, कुछ भी बदलो, बट यूनिट जो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जो है ना आपका स्टैंडर्ड यूनिट होता है और वही एक यूनिट होता है। अगर मान लीजिए टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, स्पीड के साथ अगर उसमें कोई चेंज आ जाता है तो वो यूनिट नहीं हो सकता। अगर वो यूनिट है तो वो कांस्टेंट रहेगा, किसी के साथ नहीं बदलेगा। एक एग्जांपल ये है कि मान लो आप 0 डिग्री पे माप मेजरमेंट करते हैं लेंथ का, तो 0 डिग्री पे देखते हैं तो भी उसको मीटर में ही मेजर करते हैं। और अगर 0 डिग्री से आप टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हो तो भी वो मीटर ही रहता है। इसका मतलब मीटर जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है। और नॉट ओनली मीटर, कोई भी यूनिट हो, इस प्रकार के इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के चेंज करने के साथ वो नहीं बदलती है तो ही वो ओरिजिनली यूनिट है, अदरवाइज हम उसको यूनिट नहीं कह सकते। अगर वो इनके साथ चेंज हो जाएगा तो यूनिट नहीं हो सकता। यूनिट है तो चेंज नहीं होगा वो। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ यूनिट। टाइप ऑफ यूनिट, एंड हियर वी हैव द टू टाइप ऑफ द यूनिट। वन इज फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट, और सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स कौन होती हैं? ये बेसिक यूनिट होती हैं। फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती हैं? बेसिक यूनिट होती हैं। खास बात ये होती है, ये जो यूनिट होती हैं ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है।
और ये जो है ये 7 फंडामेंटल यूनिट हैं हमारे पास। कौन कौन सी है? पहली जो यूनिट होती है वो हमारे पास होती है लेंथ की, दूसरी जो यूनिट होती है वो हमारे पास होती है टाइम की, तीसरी जो यूनिट है वो है मास, चौथी जो यूनिट है वो है टेम्परेचर, पांचवी जो यूनिट है हमारे पास वो होती है करंट, छठी जो यूनिट है वो होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर, और जो अगली यूनिट है हमारे पास वो होती है लुमिनस इंटेंसिटी। Up to 10th class, you have studied about the length, time, mass, temperature, current, quantity of matter, and luminous intensity. But not about luminous intensity, about the quantity of matter. What is the luminous intensity? It is a new term for you. What is the luminous intensity? तो luminous intensity mean क्या मतलब होता है कि it represent intensity of light in a region। मान लीजिए मैं इतना एरिया ले लेता हूँ, ये एरिया लिया मैंने, यहाँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है कि ये जो एरिया मेरा अंडर कंसिडरेशन है, इस एरिया के अंदर लाइट की जो रे हैं, लाइट के जो पार्टिकल हैं जिसको हम फोटोन बोलते हैं, वो कितने हैं, वो उसकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी यूनिट के बारे में। लेंथ है, लेंथ का मेजरमेंट हम किससे करते हैं? लेंथ का मेजरमेंट हम करते हैं मीटर में, एम से लिखते हैं। टाइम है, टाइम का मेजरमेंट किस में करते हैं? सेकंड में। मास का किस में करते हैं? किलोग्राम में। टेम्परेचर का किसका में करते हैं? डिग्री केल्विन में। करंट को किस में मापते हैं? एम्पियर में। क्वांटिटी ऑफ मैटर को किस में मापते हैं? मोल में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापते हैं कैंडेला में। ये 7 के 7 यूनिट बेसिक यूनिट हैं। ये 7 यूनिट हैं और ये 7 यूनिट कैसी यूनिट हैं? बेसिक यूनिट है। इन 7 यूनिट के अलावा हमारे पास 2 यूनिट और होती हैं। एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे इस पॉइंट के ऊपर अगर हम किसी दूसरी लाइन को इंक्लाइन कर दें तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, ये एंगल बनता है थीटा से, इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। और इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं? इसको अगर मैं ऐसे मिला दूं, ये एक आर्क बन गया हमारे पास। सपोज करो आर्क की लेंथ कितनी है? L, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी? R। तो जो थीटा का वैल्यू होता है वो होता है L डिवाइडेड बाई R, और इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। रेडियन इसका यूनिट होता है। यहाँ से हो सकता है कि 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन हम कब बोलेंगे? 1 रेडियन कब होगा? यानी थीटा आपको 1 चाहिए तो ये तब होगा अगर L जो है ना किसके बराबर हो? R के बराबर हो। मतलब जो आर्क है, आर्क की लेंथ किसके बराबर हो? रेडियस के बराबर हो। अगर आर्क और रेडियस दोनों बराबर हैं तब आपके पास कितना होगा? जो एंगल है वो 1 रेडियन का होगा। यहाँ से हम एक कन्वर्जन और याद कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देखो अभी इसको ऐसे करते चले जाओ, यहाँ से समझो, इस लाइन को मैं यहाँ से स्ट्रेट बना देता हूँ, ऐसे इसको ऐसे घुमाते 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 हम इधर आएंगे तो ये एंगल कितना बन गया? कितना बना? ये 180 डिग्री बना। कितना बना? 180 डिग्री बना। ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक L का वैल्यू कितना है? अगर मैं देखूँ यहाँ थीटा देखूंगा, अब थीटा कितना है हमारे यहाँ पे? 180 डिग्री। थीटा कितना बना? 180 डिग्री। दैट इज इक्वल टू ये कितना बना? देखो सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल का जो लेंथ बनेगा आर का वो कितना बनेगा? 2 पाई, नहीं ये कितना बनेगा? पाई आर, और डिवाइडेड बाई रेडियस आर। आर कैंसिल आर। इसका मतलब ये होगा कि जो पाई रेडियन है, पाई रेडियन है किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल होता है। जैसे हमने कोई स्फीयर ले लिया, ये कोई स्फीयर है, ठीक है, और ये स्फीयर का सेंटर है। यहाँ पे मान लो इस प्रकार से कोई सरफेस एरिया है, कोई भी सरफेस, स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? ds से रिप्रेजेंट कर दिया। ये इसके सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये एंगल है ना, ये सॉलिड एंगल है।
इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपके पास वाटरमेलन है, तरबूज है, और तरबूज को चाकू से आप उसके सेंटर तक काट के ऐसे और इतने पोर्शन को बाहर निकाल लिया आपने, तो उसके अंदर अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उस सरफेस एरिया के द्वारा वो क्या है, उसका सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल को जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे किया जाता है डी ओम, ये सॉलिड एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, और ये बराबर होता है ds डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसका जो यूनिट होता है वो स्ट्रेडियन होता है, इट्स यूनिट इज स्ट्रेडियन। नाउ यहाँ से हम एक बात और भी देख सकते हैं, देखो डी ओम इज इक्वल टू ds अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं ऐसे सॉलिड एंगल की बात करूं तो ds पूरा एंगल ले लिया ना मैंने, पूरा एंगल मतलब इसके सेंटर पे जो पूरा एंगल बनेगा वो, तो सेंटर पे तो पूरा एंगल बनेगा तो पूरा जो सफीर है उसका सरफेस एरिया बनाएगा ना, और पूरे सफीर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, और डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास ये आर स्क्वायर, हेयर आर स्क्वायर कैंसिल आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 पाई। तो जो स्फीयर होता है उसके सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बनता है वो कितने का बनता है 4 पाई स्ट्रेडियन का बनता है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है सॉलिड एंगल का। ये जो दो यूनिट थे हमारे पास, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इनको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। इन दोनों यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, और साथ हमारे पास कौन सी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट का फिर से याद कर लो, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इनके साथ दो सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। वन इज प्लेन एंगल, यूनिट क्या होता है उसका रेडियन, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अगर हम मैं सेमी सर्कल लूँ तो सेमी सर्कल में एल हो जाएगा पाई आर डिवाइड बाई आर, आर कैंसिल आर, मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से हम डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में इजीली कन्वर्ट इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन है, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल किससे बनता है, स्फीयर का सरफेस एरिया ले लिया और वो जितना भी एंगल सेंटर पे बना रहा है ds डिवाइड बाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सॉलिड एंगल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट। System of unit. What is the system of unit? And we have mainly three type of the system of unit. First is CGS, CGS system of unit. Here C stand for centimeter, that is the unit of length. G stand for gram, that is unit of mass. And S stand for second, that is unit of time. In CGS system, length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in second. Our second system is FPS system. FPS. Here F for foot, that is length. P stand for pound, that is unit of mass, and S stand for second, that is unit of time. In FPS system, length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second. CGS में length is measured by centimeter, mass is measured by gram, and time is measured by second. Third, MKS. In MKS, M stand for meter, that is length. K stand for kilogram, that is unit of mass, and S stand for second, that is unit of time. In MKS system, length is measured in meter, mass is measured in kilogram, and time is measured in second. In MKS system, length is measured in meter, mass is measured in kilogram, and time is measured in second. We have these three type of the system of unit: CGS system of unit, FPS system of unit, and a MKS system of unit. Out of these, MKS is also known as SI system of unit. SI system of unit.
SI system of unit was suggested to improve the AMCAS and CGS system of unit. So mainly now SI system of unit stand for AMCAS system of unit. And now one more question arise, who decide the unit? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जो यूनिट की हमने बात की, इन यूनिट को बनाता कौन है? तो इसकी एक अथॉरिटी है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ये एक अथॉरिटी है और इस अथॉरिटी को पूरी दुनिया की एफिलिएशन है, पूरी दुनिया की मान्यता प्राप्त है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, ये इन यूनिट्स को डिसाइड करती है और फिर उन्हीं यूनिट को ऑल द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, सभी देशों का आपस में व्यापार शुरू हुआ, तो मेजरमेंट में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। जैसे हम अपने इंडिया की बात करें, इंडिया के जो पुराना सिस्टम था, पुराने सिस्टम में क्या होता था, जैसे हम लेंथ को मापते थे उंगल में, लेंथ को किस में मापते हैं? उंगल में मापते, उंगल मतलब ये एक उंगली। उसी प्रकार से जो वेट होता है उसको आप जैसे पाँव, सिर और मन, इस प्रकार के जो यूनिट होती हैं, मन का मतलब मन, उसको मन भी बोलते हैं, ये होता है 40 kg का। सिर जो होता है वो होता है 1 kg। पाँव जो होता है वो होता है 250 ग्राम। तो ये जो यूनिट थी इंडिया में प्राचीन, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही जानते थे, बाहर तो लोग इनको नहीं जानते थे। इसलिए क्या हुआ, साइंटिस्ट ने और सभी देशों ने मिलकर एक ऐसी यूनिट बनाई जो वर्ल्ड वाइड जिसको एक्सेप्ट किया जाता था, ताकि कहीं भी आप मेजरमेंट करो और दुनिया के किसी कोने में चले जाओ तो उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वर्ल्ड वाइड तो ये है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, इंडिया में कौन डिसाइड करता है इसको? तो इंडिया में जो डिसाइड करता है वो है NPL, और इसका पूरा नाम है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, और ये कहाँ है? दिल्ली में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? दिल्ली में है। इंडिया में वेट एंड मेजर को जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो कौन है? NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। और दुनिया में कौन है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखते हैं कि जब यूनिट्स को लिखते हैं तो हम क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और यूनिट के सिंबल लिखने में क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। और पहली गाइडलाइन है वो ये है कि जब भी हम कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम के पीछे लिखते हैं तो उसकी जो यूनिट है ना, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे न्यूटन है तो आपको न्यूटन लिखना हो तो न्यूटन लिखा जाएगा इस तरह से, ऐसे नहीं लिखेंगे। यानी किसी भी साइंटिस्ट के नेम के साथ अगर यूनिट हो तो जो पहला अक्षर होता है, पूरी यूनिट नाम अगर आपको यूनिट का लिखना है तो पहला अक्षर स्मॉल अक्षर लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में हम नहीं लिखेंगे। ये तरीका गलत है और ये तरीका इसका सही है। इसका सेकंड ये है कि किसी भी यूनिट का सिंबल है और वो अगर मान लीजिए साइंटिस्ट के नाम के साथ दिया गया है तो उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इसी का एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए न्यूटन है, अगर पूरा तो लिखना है तो N स्मॉल आएगा, तो ये सही है। अगर हमें इसका ओनली सिंबल लिखना है न्यूटन का, तो ये साइंटिस्ट के नाम के साथ है तो कैपिटल N लिखा जाएगा, ना कि स्मॉल n। अगर स्मॉल n लिखे तो गलत है, कैपिटल N लिखेंगे, इसका मतलब है न्यूटन। इनको नेमिंग करते चले जाते हैं, 1 2 3। थर्ड ये बोलता है अगर यूनिट है और यूनिट किसी भी साइंटिस्ट के नाम के साथ नहीं दी गई है, वैसे ही हमने लिखा है, तो उसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखते हैं, तो ये किसी साइंटिस्ट के नाम के साथ नहीं, तो C जो है स्टार्टिंग में इसका स्मॉल लेटर लिखा जाता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो भी हम सिंबल लिखेंगे, सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने न्यूटन लिखा तो न्यूटन के बाद हमें कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना। अगर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं तो गलत पॉइंट हो जाता है। यूनिट लिखनी है, नॉर्मल जो लेटर है वही लिखना है। और खास बात, एक बात और भी ध्यान रखना, जब यूनिट आप लिखते हो, यूनिट का सिंबल लिखते हो, तो हमें ओनली बोल्ड लेटर लिखने हैं।
और इटैलिक नहीं लिखना है। जैसे आप कर्सिव राइटिंग में लिखते हो ना, ऐसे करके अन को ऐसे करके डिजाइन ऐसे करते हैं, मान लीजिए आई है इस प्रकार से, तो ऐसे करके अगर आई को लिखेंगे तो हम गलत हो जाएगा। हमें आई कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। अन अगर लिखना है तो सिंपली अन आपको ऐसे लिखना है, ये कर्सिव राइटिंग में आपको ये अन नहीं लिखना है। पॉइंट नंबर 5 कि जो सिंबल्स होते हैं और जो यूनिट होती है वो कभी भी प्लूरल में नहीं लिखा जाता। जैसे मैं बोलता हूँ आपको कहा गया 5 सेंटीमीटर, तो आप एक तो ऐसे लिखो, अगर आप सेंटीमीटर्स लिखते हो तो ये गलत है, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आ सकता। यहाँ पे एस लगाना गलत है, यहाँ पे एस नहीं लिखा गया, ये ओनली लिखा जाएगा ऐसे 5 सेंटीमीटर। तो यूनिट और उनके सिंबल कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। नाउ वी टेक सम एब्रीविएशन। हमने पढ़ा ना फिजिकल क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट होती है, तो जो मैग्नीट्यूड के कुछ एब्रीविएशन होते हैं और वो एब्रीविएशन पावर ऑफ 10 में लिखे जाते हैं। तो वो एब्रीविएशन क्या होते हैं? एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10, और सबसे स्टार्टिंग में है हम पॉजिटिव पावर के ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे तो इसके साथ आपको लिखा जाएगा, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे प्रीफिक्स, फिर प्रीफिक्स का सिंबल और फिर उसका मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर फैक्टर कितना होगा वो हमें इसके अंदर लिखना है। तो देखिए सीरियल वाइज देखते हैं। पहला जो प्रीफिक्स होता है वो हम 18 पावर से लेते हैं, इसको बोला जाता है एक्सा। एक्सा का जो सिंबल होता है वो ई होता है, कैपिटल ई होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है 10 रेज़ टू पावर 18। सेकंड जो होता है वो होता है पेटा, और इसका कैपिटल पी इसका सिंबल होता है, और ये 10 रेज़ टू पावर 15 से लिखा जाता है। थर्ड जो होता है वो होता है टेरा, और इसको कैपिटल टी से लिखा जाता है, और ये होता है 10 रेज़ टू पावर 12 के बाद। अगला हम जो लेते हैं वो होता है गीगा, कैपिटल जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है 10 रेज़ टू पावर 9। नेक्स्ट जो है वो होता है मेगा, कैपिटल एम से हम इसको लिखते हैं, और ये होता है 10 रेज़ टू पावर 6 के बराबर। नेक्स्ट जो होता है वो होता है किलो, इसको हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 10 रेज़ टू पावर 3 के बराबर। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हेक्टो, इसको हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 10 रेज़ टू पावर 2 के बराबर होता है। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है डेका। डेका जो होता है उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है 10 रेज़ टू पावर 1 के बराबर है। इनमें जो मोस्ट यूज होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो ये होते हैं हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 9 टू लेके 10 रेज़ टू पावर 1 तक। 10 रेज़ टू पावर 9 गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो और डेका, जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं सबसे ज़्यादा ये टर्म यूज होती है। ये थे हमारे पास एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10 फॉर पॉजिटिव पावर्स। अब हम करते हैं एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10 फॉर द नेगेटिव। हमारे पास नेक्स्ट है एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10। तो ये ले लेते हैं सिंबल, यूनिट का सिंबल, फिर उसका प्रीफिक्स उसका क्या होगा, फिर उसका मल्टीप्लायर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो नेगेटिव पावर आपके पास मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -18 हो, तो 10 रेज़ टू पावर -18 जो पावर होती है उसका प्रीफिक्स होता है एटो। एटो प्रीफिक्स को 10 रेज़ टू पावर -18 बोलते हैं, और सिंबल है ए। सेकंड प्रीफिक्स जो हम यूज करते हैं 10 रेज़ टू पावर -15। 10 रेज़ टू पावर -15 का जो प्रीफिक्स है वो है फेमटो, इसको फर्मी भी बोला जाता है, फेमटो और फर्मी, और इसका जो सिंबल है वो कितना है, एफ है। नेक्स्ट 10 रेज़ टू पावर -12, 10 रेज़ टू पावर -12 है, इसको बोला जाता है पिको, और सिंबल इसका कितना है, पी। नेक्स्ट 10 रेज़ टू पावर -9, इसका जो प्रीफिक्स है वो है नैनो, और सिंबल कितना है, एन। 10 रेज़ टू पावर -6,
इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है माइक्रो और रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। म्यू को कैसे लिखेंगे, यू लिखा और इसको यहाँ से पढ़ के ऐसे खींच दो तो ये म्यू बन गया। इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है म्यू। फिर आपके पास होता है 10⁻³ तो 10⁻³ का क्या होता है, मिली होता है, स्मॉल आर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻² ये होता है सेंटी और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपके पास होता है 10⁻⁻1 इसको बोलते हैं डेसी और डेसी का सिंबल कितना होता है, डी होता है। फिर से देख लो एक बार, 10⁻18 को एटो बोलते हैं, ए इसका सिंबल है। 10⁻15 को फेमटो भी बोलते हैं, फर्मी भी बोलते हैं, एफ इसका सिंबल है। 10⁻12 को पिको बोलते हैं, पी इसका सिंबल है, स्मॉल पी है। 10⁻9 को नैनो बोलते हैं, स्मॉल एन इसका सिंबल है। 10⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, म्यू इसका सिंबल है। -3 मिली होता है, आम से रिप्रेजेंट करते हैं। -2 सेंटी होता है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और -1 डेसी होता है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया नेगेटिव मल्टीप्लायर।